नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय सैद्धांतिक के पाठचर्या के अंकित प्रसंग पेंटिंग औजार एवं उपकरण तथा वॉल पेंटिंग के विषय में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा जो प्रसंग है वो पेंटिंग औजार एवं उपकरण तथा वॉल पेंटिंग। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आवश्यकता, कि हमें जो है आवश्यकता के बारे में हम जानेंगे। तो किसी भी व्यवसाय का कोई भी कार्य करते समय हमें उस कार्य से संबंधित औजारों की आवश्यकता पड़ती है। औजार न होने पर उस कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाते, जिससे हमारा समय अधिक लगता है तथा कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। जैसे किसी मोटर गाड़ी या टायर पंचर होने पर पहिए के नट खोलने के लिए स्पैनर या पाना की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास औजार नहीं होता तो हम उस पहिए को खोल नहीं सकते तथा आवश्यक नंबर का स्पैनर या पाना आदि किसी दूसरे स्थान से लाकर कार्य को पूरा किया जाता है, जिससे समय अधिक लगता है। प्रत्येक व्यवसाय में प्रयोग होने वाले औजार अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। ये मतलब आवश्यकता है कि जैसे बताया कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसके टूल और जो है उसका जो है औजार होना आवश्यक रहता है, जिससे काम आसानी से हो जाता है और समय भी कम लगता है। तो हम जानेंगे आज कि पेंटर के मुख्य काम करने वाले औजार, पेंटर जो काम करेगा उसके मुख्य औजार कौन कौन से होते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है डस्टिंग ब्रश, उसके बारे में हम जानेंगे डिस्टेंपर ब्रश। फिर होता है ग्राउंड ब्रश, एक होता है नोटिंग ब्रश, एक होता है स्टेंसिल ब्रश, एक होता है वार्निश ब्रश, एक होता है हार्ड ब्रश, एक होता है लाइनिंग ब्रश, सेवल हेयर ब्रश, शैश टूल, शेव हुक, प्लम लाइन, डायमंड ग्लेजियर, 4-fold 2-foot rule, ब्लो लैम्प, स्क्रैपर, चीजल नाइफ, पैलेट नाइफ, स्टॉपिंग नाइफ, पुट्टी नाइफ और फिलिंग नाइफ। ये मुख्य औजार हैं पेंटर के काम करने के। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला है हमारा डस्टिंग ब्रश। ये डस्टिंग ब्रश किसे कहते हैं, तो जिस धरातल पर हम काम करते हैं उसकी सफाई रखना हमारा पहला काम है। इस कार्य में जो ब्रश काम में लिया जाता है उसे डस्टिंग ब्रश कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सतह को, ये जो ब्रश है ये डस्टिंग ब्रश है, यानी सतह को जो है साफ करने के काम में डस्टिंग ब्रश का जो काम है वो सबसे मेन काम है कि जहाँ भी हमें कार्य करना है उस सतह की जो है अच्छे से सफाई करना, उसी काम में जो है इस ब्रश का लिया जाता है इस्तेमाल में। दूसरा फिर हमारा आता है डिस्टेंपर ब्रश। डिस्टेंपर ब्रश का ये काम होता है मकान की दीवारों पर सफेदी के स्थान पर जब डिस्टेंपर किया जाता है, इसे करने के लिए एक खास किस्म का ब्रश होता है। डिस्टेंपर ब्रश जो होता है वो मकान की दीवारों पर या मतलब दीवारों पर या जो किसी भी जगह पे सफेदी के काम में उसमें डिस्टेंपर का ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रश की लंबाई 5 से 6 इंची की होती है और इसकी चौड़ाई जो है तकरीबन 5 से 7.5 इंची की होती है। और फिर इसमें जो है हम जैसे इसका अपना काम हम ख़त्म कर लेते हैं तो इसको जो है अच्छे से धो के इसके बालों को और जो है साबुन से जो है फिर इसके बालों को धो के फिर जो है
रखना चाहिए ताकि जो है ये बार बार इस्तेमाल किया जा सके, नहीं तो ये ब्रश खराब हो जाएगा। फिर आता है हमारा ग्राउंड ब्रश। तो जब हम बड़ी जगह पर रंग करना हो तो इस ब्रश का प्रयोग किया जाता है कि किसी बड़ी जगह पे इस्तेमाल काम करना हो तो ये इस टाइप का होता है ब्रश। बहुत तरह के आते हैं, मैं तो आपको एक दिखा रहा हूँ। इस तरह का होता है जो होता है क्या नाम है, ग्राउंड ब्रश। इसमें क्या करते हैं कि इसकी 1/3 भाग को जो है हम धागे से बांध लेते हैं। 1/3 भागे को धागे से बांध लेते हैं और फिर जो है उसको जो है पानी में भिगा देते हैं ताकि जो हम काम करें 2/3 पार्ट से, तो उस जो 1/3 पार्ट बचा हुआ उसमें रंग या कोई चीज़ ना आने पाए। अगर सूखा रहेगा तो रंग पकड़ लेगा। इसके बालों की चौड़ाई जो होती है, ये जो बाल है इसकी चौड़ाई जो है ये 3 इंची के लगभग होती है, इसकी बाल की चौड़ाई। उसके बाद हमारा अगला आता है नोटिंग ब्रश। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है नोटिंग ब्रश। तो नोटिंग ब्रश लकड़ी पर पेंटिंग का काम करते समय इसकी दरारों में नोटिंग लगाने के काम में यह ब्रश प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इस ब्रश को भी हम फिर क्या करते हैं, काम करने के पश्चात इसको अच्छे से तेल से धोकर फिर साबुन से इसको वॉश करके इसको रख दिया जाता है ताकि जो है ये दोबारा इस्तेमाल में लिया जा सके। फिर आता है हमारा स्टेंसिल ब्रश। स्टेंसिल ब्रश जो होता है वो होता है, यह ब्रश स्टेंसिल छापने के काम में आता है। किसी कागज या टीन के ऊपर डिज़ाइन या अक्षर निकालकर काटे जाते हैं, इसे स्टेंसिलिंग प्लेट भी कहते हैं। इस तरह का होता है कुछ, ये मतलब ब्रश की शक्ल का नहीं होता है एक्चुअली देखें तो। ये कई प्रकार में हमें मिलता है और इसको भी इस्तेमाल करने के कार्य करने के पश्चात इसे धोकर साबुन से अच्छी तरह जो है रख देते हैं ताकि जो है इसके बाल जो है उसमें जो पेंट लगा हुआ हट जाए और इसे हम दोबारा इस्तेमाल में ले सकें। उसके बाद हमारा आता है वार्निश ब्रश। यह ब्रश चपटा होता है और सब ब्रशों से अच्छा होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, केवल हैंडल और औलादी में ही अंतर होता है। इसके बाल बहुत नर्म होते हैं। तो इस ब्रश को भी जो है हम काम करने के पश्चात इसके बालों को अच्छी तरह जो है वॉश करके धो के पानी से और जो है इसको रख देते हैं ताकि ये जो है दोबारा इस्तेमाल में लिया जा सके। अब हमारा अगला आता है हार्ड ब्रश। इस ब्रश का हैंडल काफ़ी लंबा होता है और इसकी पौलादी में जो बाल जड़े होते हैं वे काफ़ी सख्त होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस टाइप का होता है कुछ हार्ड ब्रश। तो मतलब इसके जो बाल जो होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। ये जैसे किसी जिस तरह पर काम करते हैं तो उसमें रोए वगैरह होते हैं ना, अगर तो ये जो है उसको दबा देता है ये ब्रश। इसको भी काम करने के पश्चात साबुन और पानी से धो के और इसको रख देना चाहिए कि ताकि ये दोबारा जो है हमारा इस्तेमाल में लाया जा सके। उसके बाद आता है हमारा लाइनिंग ब्रश। यह ब्रश लाइन लगाने के काम आता है। यह 2-3 किस्म के होते हैं। मोटी लाइन लगाने में ये ब्रश काम में लाया जाता है। यह सूअर के बालों का बना होता है। जैसे देख रहे हैं ये लाइनिंग ब्रश, हम देख सकते हैं लाइनिंग ब्रश होते हैं। तो ये देखने में भी ब्रश टाइप का नहीं लगता है कि ब्रश की शक्ल का नहीं होता है। तो इसका काम जो है ये सैबल नामक जानवर की पूंछ से इसको बनाया जाता है। सैबल नामक एक जानवर होता है, उसकी इसके बाल जो होते हैं उसकी पूंछ के बालों के से जो है ये तैयार किया जाता है। फिर आता है हमारा सैबल हेयर ब्रश। यह ब्रश साइन बोर्ड पेंटिंग और
डिजाइन आदि बनाने के काम में आता है। ये सब सेबल नामक जानवर की पूंछ से बालों से बना होता है। ये भी सेबल नामक जानवर की पूंछ से बना होता है। ये कई रंग में आता है। ये ब्रुश भूरे और भूरा होता है, काले और बादामी कलर में इसके बाल जो है वो हम आ जाता है। 0 नंबर से 12 नंबर तक ये ब्रुश होते हैं। 0 नंबर वाला पतला होता है और जो 12 नंबर वाला होता है वो सबसे मोटा होता है। इस तरह का होता है कुछ ये ब्रुश। इसको भी काम करने के पश्चात हमें जो है साबुन और पानी से धो के, गर्म पानी से हम धो सकते हैं इसको, और जो है इसके बालों को सुखा के रख दें ताकि हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सकें। ये है। फिर इसके बाद आता है शैश टूल। शैश टूल जो होता है वो बहुत ही सिकुड़ी हुई जगह, जैसे लकड़ी के दरवाजे की कांच की चौखट के अंदर के हिस्सों, सजावटी दरारों में रंग लगाना हो तो इस ब्रश का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं इस तरह का जो होता है ये ब्रश होता है। तो इस्तेमाल करने के लिए होता है कि जिस जगह भी हमें कार्य करना है, जिस भी सतह पे, उसको पहले अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए। इसमें रंग या कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, रंग से वो इसके बालों को रंग में डुबो के काम कार्य कर रहे हैं, तो इसके पश्चात जो है इसको तारपीन से तो तेल से धोकर रख देना चाहिए ताकि जो है हम इसे दोबारा प्रयोग में ला सकें। एक शैव हुक होता है। यह औजार मोल्डिंग आदि साफ करने के काम में आता है। इस तरह का होता है शैव हुक, इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी जो हैंडल होता है वो हार्ड लकड़ी का बना होता है। हार्ड लकड़ी का बना होता है और इसकी जो ये पार्ट होता है आगे वाला, ये जो है ये स्टील का बनाया जाता है। स्टील का बना हुआ होता है। जिस तरह की मोल्डिंग हमें जो होती है साफ करनी होती है, उसी प्रकार का शैव हुक भी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है प्लम्ब लाइन। यह औजार बनाई गई दीवार या किसी भी टेढ़ी अथवा सीधी सतह का जांचने के काम में आता है। प्लम्ब लाइन जो है वो राजमिस्त्री ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जो सतह की जो है लाइन और लेंथ जो है वो सही करने के प्रयोग में लिया जाता है। प्लम्ब लाइन में क्या होता है कि एक जो इसमें जो है एक 3 इंची का लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो इसके ऊपर में जो है वो होल करके बीच में वो इसमें बांध दिया जाता है। उससे क्या होता है कि और फिर जो है ये जैसे हम कितनी ऊंची दीवार या किसी भी सतह की जो है वो मोटाई, मतलब मोटाई के लेवल नापना है, कहीं ऐसा तो नहीं मोटा या पतला हो गया है या ऊंच नीच हो गई है, तो उसको नापने में ये जो है प्रयोग लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि ये जो है जिस सतह को हमें नापना होता है वहाँ पे जो है वो लकड़ी की जो हम इसमें फंसाते हैं, लकड़ी का जो 3 इंची का हमने लिया है इसका, और लकड़ी की 3 इंची का इसलिए लेते हैं ताकि जो है वो इसकी चौड़ाई जो ये है गोलकार जो इसमें बंधा हुआ होता है, प्लम्ब बॉब जिसे कहते हैं, इसी चौड़ाई का होता है। उसको जो है जिस सतह से का नापना है हमें, वहाँ पे हम लकड़ी के कोना जो है मिलाते हैं और नीचे जो है इसका किनारा मिलाते हैं, जिससे हमें जो है इसकी लेवल का जो है लाइन लेंथ जो है वो पता चल जाती है। इसमें जो धागा बांधा जाता है, जो धागा जो है तकरीबन 15 से 20 फुट का जो है वो बांधा जाता है। फिर आता है डायमंड ग्लेजियर। डायमंड ग्लेजियर जो होता है जानेंगे डायमंड ग्लेजियर किसे कहते हैं। इस यंत्र को ग्लास कटर भी कहते हैं, अर्थात ये यंत्र कांच काटने के काम में आता है। ये 2-3 किस्म के होते हैं, अर्थात मोटे पतले और कांच को गोलाई में काटने वाले। इसके सिरे पर हीरे की एक कड़ी लगी रहती है जिसे कांच काटा जाता है। और फिर इसमें क्या होता है कि जैसे हम कांच काट लेते हैं, अगर कहीं रह जाता है तो इसके जो है दोबारा जो है इसके द्वारा जो है इसमें जो है
खांचे बने होते हैं, देख सकते हैं आप, जो ये खांचे बने हुए हैं, इसके द्वारा जो है हम उसे काट देते हैं। एक मतलब इसमें ये कह सकते हैं, इसके बीच में जो है एक हीरे की कण जो है वो लगी रहती है। उसके बाद आता है हमारा 4 फोल्ड 2 फुट रूल। इसे हिंदी में 2 फुटा कहते हैं। इसे हिंदी में 2 फुटा कहते हैं। यह आम की लकड़ी की का बना हुआ होता है। इसमें 6 इंच के 4 भाग होते हैं, इसलिए इसको 4 फोल्ड 2 फुट रूल कहा जाता है। 4 फोल्ड 2 फुट जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें तो देख सकते हैं इस तरह का होता है। ये आम की लकड़ी का बना होता है और इसके जो है हर 6 इंची पे जो है एक जॉइंट होता है। हर 6 इंची पे, ऐसी 6 इंची का मतलब हुआ 2 फुट में, मतलब जो होता है 6 इंची के हिसाब से 4 टुकड़े होते हैं। ये 2 यहाँ पे दिखा रखे, इसी में जुड़े हुए होते हैं। तो 4 फोल्ड 2 फुट रूल ही इसका नाम इसलिए दिया गया है। इस पे इंच व सेंटीमीटर के निशान होते हैं और जो है इसके 6 इंची के बाद हर 6 इंची पे जो जोड़ होता है उस वो अगर जाम हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत सरसों का तेल मिला के डाल दें अगर, तो वो सही काम करने लगता है। ये जो है जितना हमें इस्तेमाल करना होता है उतना हम ओपन कर लेते हैं कि अगर हमें 6 इंची का ही नाप 4 इंची की नपाई करनी है तो सिर्फ एक बार इसको ओपन करेंगे, खोल लेंगे। तो ये मतलब 2 फुट के अंदर जितना हमें कार्य में लेना है उसके हिसाब से हम इसकी ओपनिंग को ओपन कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही। फिर इसके बाद आता है हमारा ब्लो लैंप। किसी लोहे या लकड़ी की सतह से बना रंग उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये ब्लो लैंप है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है किसी भी पुरानी सतह को जो है उखाड़ने के काम में आता है। तो इसमें जो होता है, जैसे कई बार होता है कि इसके द्वारा क्या कहते हैं, जैसे हमारा कोई मेज है, उस पर पुरानी लकड़ी है या कोई बात है, तो उसको हमें अगर चेंज करना है तो इसके द्वारा हम जो है उसको गर्म करके उसकी सतह को जो है स्क्रैपर से जो है उखाड़ देते हैं। ये गर्म और जो है नम कर देता है सरफेस को, और हम जो है स्क्रैपर से इसको उखाड़ देते हैं। इसमें इसके जो है 6 भाग होते हैं। जो ये हमारा ब्लॉक लैंप है, इसमें जो है 6 भाग होते हैं। एक होता है ऑयल कंटेनर, जैसे इसमें ऑयल लगते हैं, ये ऑयल कंटेनर होता है। एक इसका पंप होता है जो पंपिंग का काम करता है। फिर नोजल होती है, ये नोजल होती है इसकी। और बर्नर होता है जो जिसमें जो है जिसके द्वारा ये आग लगती है, इसमें बर्नर होता है। और गैस ट्यूब होता है, जो यहाँ पे गैस ट्यूब होता है और एक हैंडल होता है। तो इसके जो है ये 6 भाग होते हैं। ब्लो लैंप जो है वो पुरानी सतह को उखाड़ कर, गर्म करके उखाड़ के फिर नई सतह में हमें चढ़ानी, उसके काम में लाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्क्रैपर। स्क्रैपर जो होता है, टीन या लकड़ी की पेंट की कोई पुरानी सतह से रंग को उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्टील का बना हुआ होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि ये जो होता है स्क्रैपर जो है वो पुरानी लकड़ी, जैसे हमने ब्लो लैंप का भी आपको बताया था कि ब्लो लैंप की जो है वो सतह को नम कर देगा और मुलायम कर देगा, तो उसके बाद इसी स्क्रैपर के थ्रू जो है हम उस जो है सतह को, पुरानी सतह को हम उखाड़ देते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का होता है स्क्रैपर। ये हार्डवुड जो इसका हैंडल होता है वो हार्ड लकड़ी का बना हुआ होता है, और इसकी जो है धार जो होती है, पाना होता है, ये तेज होता है, ये स्टील की होती है। उसके बाद आता है हमारा चीजल नाइफ। यह औजार पुराना रंग या खिड़की के पीछे जो मसाला ज़्यादा होता है उसको उतारने में काम आता है। ये होता है हमारा चीजल नाइफ। देख सकते हैं इस प्रकार का होता है चीजल नाइफ। और ये भी जो होता है बहुत तेज धार इसकी होती है, धारदार होता है। जो मसाले जो कहीं कोने में फंसे रह जाते हैं उनको उतारने के कार्य में लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा पैलेट नाइफ।
यह औजार रंग निकालने के काम में आता है। यह औजार रंग निकालने के काम में आता है। यह अच्छी स्टील का लचकदार बना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पैलेट नाइफ, ये पैलेट नाइफ है। कई प्रकार के होते हैं। किसी में किसी की फेस जो होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, किसी का नोकीला होता है, और ये भी जो है हार्ड स्टील का होता है, और इसके हैंडल जो है वो जो है हार्डवुड के बनाए जाते हैं, बना हुआ होता है। उसके बाद आता है हमारा स्टॉपिंग नाइफ। यह औजार लकड़ी या प्लास्टर की चीज़ों या दीवारों में जो खड्डे या दरारें हों उनको बंद करने के लिए काम में लाया जाता है। ये स्टॉपिंग नाइफ होता है कि जो दीवार या कहीं लकड़ी में गड्ढे हो जाते हैं तो इसके द्वारा जो है हम उसको गड्ढे दरारों को जो है वो फिलिंग करते हैं। उसके बाद आता है पुट्टी नाइफ। यह औजार किसी डेंट या दरार अथवा ऊंची नीची सतह को लेवल में लाने का काम करता है। इस तरह का होता है कुछ पुट्टी नाइफ जो होता है। जैसे टेबल पे या कहीं भी कोई चीज़ परत उखाड़नी है, उसके बाद उसमें मान लो खड्डे या दरारें पड़ गई हैं, तो हम जो है उसमें जो है इसी के द्वारा जो है पोटीन भर देते हैं, जिससे जो है लेवल जो है वो बराबर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा फिलिंग नाइफ। यह औजार खुरदरी जगह के ऊपर फिलर आदि लगाने का काम करता है। जैसे ये फिलर नाइफ इस प्रकार का होता है कि कोई खुरदरी जगह है, यहाँ पे जो है हमें फिलिंग करनी है, उसको गड्ढे दरारें भरनी है, तो उसमें फिलर जो है वो भरा जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो फिलिंग नाइफ रखा गया है। तो अब हम जानेंगे दूसरा टॉपिक हमारा है कि वॉल पेंटिंग। इसी में ही अभी हमने जाना था औजार और उसके उपकरण, अब है हमारा वॉल पेंटिंग की वॉल पेंटिंग किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से वॉल का मतलब दीवार होता है, पेंटिंग का मतलब पेंट करना। तो दीवार की सतह को ऑयल पेंट करने के लिए तैयार करना इसमें आता है वॉल पेंटिंग में। कि सबसे पहला काम होता है कि दीवार की सतह को ऑयल पेंट करने के लिए तैयार करना। अपने ऑयल कलर्स को मिलाने से पहले थोड़ा सा समय या सोचने में खर्च कर लेना चाहिए कि ऑयल पेंटिंग के लिए सतह किस प्रकार की है, परंतु ऑयल पेंटिंग के लिए सबसे उत्तम जगह कैनवास ही है। परंतु यहाँ हम ऑयल पेंटिंग के लिए दीवार की सतह का ही चुनाव करते हुए सतह को तैयार करने की वस्तुविधि समझेंगे। हम यहाँ पे जानेंगे कि दीवार की सतह को ऑयल पेंट करने के लिए तैयार करना। तो इसमें जानेंगे, इसकी वस्तु समझने के लिए है कि कैसे कैसे इसको करेंगे। सर्वप्रथम जिस दीवार पर पेंटिंग करनी है उस दीवार की सतह को गीले कपड़े से साफ करें ताकि धूल मिट्टी के कण तथा दाग धब्बे साफ हो जाए। सबसे पहला काम है जिस सतह पर या दीवार पर हमें पेंटिंग करनी है उस पे जो है गीले कपड़े से एकदम साफ कर लें ताकि उस पे जो छोटे कण धूल मिट्टी वगैरह उससे जो है चिपकी हुई हैं वो जो है वो साफ हो जाए, दाग धब्बे वगैरह। फिर दीवार की सतह पर सैंड पेपर साफ करके रबिंग की जाती है, यानी जो दीवार की सतह पुरानी सतह है उसको जो है सैंड पेपर से पूरा रबिंग करके जो उसके कण होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जो पहले से पुरानी जो है पेंटिंग झड़ रही होती है या उससे जुड़ी हुई होती है उसको हम निकाल देते हैं। फिर हमारा आता है खड्डे तथा दरारों में पुट्टी भर दें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब सैंड पेपर रबिंग करने के बाद जहाँ कहीं भी गड्ढे या दरारें हैं वहाँ पे जो है हम फिलिंग करेंगे, उसको भरेंगे, ये करेंगे। उसके बाद हम साफ कपड़े से पोंछकर अलसी के तेल की कोटिंग की जाती है। फिलिंग करने के बाद साफ कपड़े से पोंछकर जो है अलसी के तेल से उसकी कोटिंग कर देंगे। व्हाइट लीड पेंट तथा सिंथेटिक इनेमल पेंट को कपड़े से छानकर सरफेस पे लगाएं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। यानी वार्निश पेंट और सिंथेटिक इनेमल पेंट को कपड़े से छानकर उसके बाद ही जो है हमें उसको सतह पर
जो है इस्तेमाल में लाना चाहिए। अंत में इसके ऊपर दूसरी कोटिंग करके फिनिश करें, कि मतलब पहले पहला कोट कर लिया, उसके बाद जो है 2 कोट में ही रंग चढ़ता है, तो इसलिए जो है अंत में दूसरी कोटिंग जो है वो करके फिर जो है सब इसको काम को फिनिश करेंगे। अब जैसे हम वॉल पेंटिंग करेंगे तो उसमें विभिन्न तरह की पेंटिंग होगी, कमियां और उनके उपचार, इसके बारे में हम जानेंगे। कई तरह की पेंटिंग आपको मतलब जो होती हैं, तो उसमें क्या कमियां आती हैं और उसका क्या उपचार होता है। कि जैसे पेंट करने के पश्चात जो है हम देखते हैं इस निम्नलिखित जो है कमियां हमें देखने को मिलती हैं। सबसे होता है पेंट टूटना, ये सबसे जो है ज़्यादा पाई जाती है। ये पपड़ी या सफ़ेद नमक की तरह हो जाती है, जैसे हम देखेंगे कई बार छुएंगे तो फ़ौरन जो है हाथों में चिपक जाती है। ये जो है ये कमी होती है कि मतलब पेंट की। तो इसकी वजह यही है कि जो है वो इसका जो कारण है वो इसका सतह को साफ नहीं करा गया, और मेन जो वजह है इसकी कि सतह को साफ ना करा गया। तो इसका इसका जो है इसका उपचार यही है कि इसके जो है सुराखों को की जो है मरम्मत करनी चाहिए, ताकि कहीं से पानी जो है रिस के ना आ रहा हो। तो इसकी जो है ये सारे जो है गड्ढे या कहीं हो रखे हों तो उसको जो है भरने के बाद ही जो है दोबारा पेंट करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है पुरानी सतह का न छूटना, कि ये पुरानी सतह जैसे हमने पहले पेंट करी, उसके बाद जो है पीछे जो पहले से पुरानी सतह थी वो साफ नहीं हो पाए। तो इसका कारण ये होता है कि हमने जो है इस्तेमाल करा हो घटिया क्वालिटी का पेंट जो है इस्तेमाल करा हो, या ये भी हो सकता है कि जो हम पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके नीचे हमने जो है वो गाढ़े रंग का पेंट इस्तेमाल किया और उसके ऊपर हम जो है हल्के तरह का पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पुरानी सतह छुप नहीं पा रही है। तो इसी इसमें उपचार इसका यही है कि जो है एक कुशल कारीगर से इसकी जानकारी लेना चाहिए कि भैया पीछे कौन सा करें, आगे कौन सा करें, ताकि जो है पुरानी सतह ना छुप पाए। तो ये एक जो है अनुभवी और कुशल जो है कारीगर ही इसकी सलाह दे सकता है। इसके बाद पेंट का फूलना। पेंट का फूलना भी परत पर अक्सर देखा जाता है। कई बार हम देखते हैं कि पेंट की जो है ये जो है ये कॉमन प्रॉब्लम आती है पेंट का फूलना। ये किस वजह से आती है कि ये नमी के कारण आती है, या सतह जो है गीली रही हो तभी पेंट कर दिया हो, इस वजह से पेंट जो है वो फूलने का हो जाता है। तो इसके उपचार ये है कि नमी को ख़त्म करें हम सबसे पहले, और इस पर अच्छे कंपनी का बर्जर या नेरोलैक जो अच्छी कंपनी थी उसका जो है हम इसके ऊपर पेंट करें, और इसका कोई जो है उपचार नहीं है, यही जो है इसका उपचार है। उसके बाद आता है सतह में से न चिपचिपाना। कई बार देखते हैं हम कि पेंट में जो है सतह में न चिपक के वो जो होता है वो गीला गीला ही रहता है। तो इस वजह से होता है कि हम जो है पेंट में अगर हम जो है तारपीन ऑयल नहीं मिलाते हैं, पेंट बहुत गाढ़ा रहता है और हम डायरेक्ट उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है वो चिपचिपाहट आती है, या दीवार की जो है धूल मिट्टी उसमें लगे, वो हमने उसको साफ नहीं किया और डायरेक्ट पेंट कर दिया, तो जिसकी वजह से पेंट जो है वो सही से चिपक नहीं पाता है। तो इसका उपचार यही है कि पेंट को की सतह साफ कराएं और उसके बाद दोबारा पेंट करें, और इसका कोई रास्ता नहीं है। दोबारा ही मतलब सतह को साफ करके और दोबारा करना। फिर इसके बाद आता है सतह दिखना। पेंट का जैसे ये सतह दिखना भी यही कारण होता है कि भाई मुख्य जो इसकी वजह होती है कि हमने जो है बिना जो है इसमें जो है सूखा जो है पाउडर जो है इसमें जो है सफ़ेद पाउडर जो है या सफ़ेद पाउडर या पिगमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया हो। तो इसमें ये है कि भाई इसमें जो है दोबारा जो है हम कोई इमल्शन पेंट से इसकी पेंटिंग करें, ताकि जो है सतह दिखना बंद हो जाए। फिर आता है चिपचिपाना। तो पेंट का जो है पेंट तो खुद एक चिपचिपा मटेरियल होता है, लेकिन ज़्यादा चिपचिपाना जो होता है ये भी एक कमी होती है। तो इसका जो है उपचार ये है कि इसको जो है दोबारा जो है हम इस पे पेंटिंग करें, और कोई इसका उपचार नहीं है कि हमें दोबारा ही पेंटिंग करनी पड़ती है। चकत्ते पड़ना।
तो चकत्ते पड़ने का मेन वजह होता है कि हमें डिस्टेम्पर के ऊपर ना करके, हमने डिस्टेम्पर के ऊपर पेंट ना करके हमने डायरेक्ट जो है वो पुट्टी पे जो है पेंट कर दिया हो, जिसकी वजह से जो है वो चकत्ते जो है वो पड़ जाते हैं। तो इसमें भी है कि भाई सतह को दोबारा रगड़ के हम साफ करेंगे और फिर पेंटिंग करेंगे, तो ही जो है इसका यही उपचार है। अब हम जानेंगे ऑयल पेंटिंग ऑयल कलर पेंट के साथ। दोबारा जो है पेंट की दोबारा की रबिंग अच्छी तरह करनी चाहिए, अन्यथा फिनिशिंग अच्छी तरह नहीं आ सकेगी और पेंट क्रैक हो जाएगा। जब ऑयल कलर पेंट के साथ में करेंगे तो उसमें सबसे पहले यह है कि दोबारा की रबिंग जो है वो वॉल पेंटिंग जो है कर रहे हैं हम, तो उसमें जो है सबसे पहले जो है अच्छी तरह से रबिंग करनी चाहिए, तभी जो है हमें अच्छी फिनिशिंग मिलेगी और क्रैकनेस जो है वो गायब हो सकती है। अन्यथा जो है अगर हम रबिंग अच्छी तरह नहीं करेंगे तो फिर क्रैकनेस का जो है खतरा रहता है। उसके बाद गीले धरातल पर गीली कटाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पेंट क्रैक हो जाएगा। तो मतलब दूसरा ये है, मतलब गीले धरातल जो भी अगर जो है वो सतह जो है अगर गीली है तो उस पे जो है कोटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गीले धरातल पे कोटिंग कर दी तो 101% जो है वो पेंट क्रैक हो जाएगा। अब इसीलिए जो है सबसे पहले धरातल और सतह को जो है वो बिल्कुल जो है सूख लेने देना चाहिए, उसके बाद ही जो है उस पर जो है पेंट करना चाहिए। वाइट लीड पेन बनाते समय मिश्रित वस्तुओं का अनुपात ठीक होना आवश्यक है, नहीं तो सरफेस पर पेंट लगने के बाद सरफेस खराब होने का अंदेशा रहता है। यानी जो है वाइट लीड पेन जो होता है उसका मिक्सचर जो है वो प्रॉपर रेशियो में सही जो है अनुपात में होना चाहिए। कम या ज़्यादा होगा तो उससे जो है खराब होने का अंदेशा रहता है। पॉटिंग को सूखने का पर्याप्त समय देना चाहिए, यानी हमारे ये कहीं खड्डे दीवारें हैं तो जिस पेड़ से हम उसकी फिलिंग कर रहे हैं तो फिलिंग के बाद उसे सूखने का समय देना चाहिए, पर्याप्त समय। ये नहीं कि आपने फिलिंग करी और फौरन जो उसे पेंट कर दिया, तो इससे जो है दिक्कत हो जाएगी। पॉटिंग भरते समय दीवार को गीली कर लेना चाहिए, नहीं तो पॉटिंग सूखने पर पेंट क्रैक हो जाएगा। ये इस तरीके से है कि मान लीजिए कहीं गड्ढा हो गया, कहीं गड्ढा हो गया, तो हमने अगर उसमें जो है उसमें पॉटिंग भरी, उसके बाद जो है उसको जो है जिस जिस सतह गड्ढे को भरना है तो उस गड्ढे को पहले जो है वो गीला कर लेना चाहिए, यानी फिलिंग से पहले गीला कर लेना चाहिए। तो गीला करने के बाद उसमें पॉटिंग भरें, फिर उसको बाद जो है उसको सूखने का समय दें, उसके बाद ही हम जो है पेंट को कर सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें आ गई ना कि सबसे पहले जो है जो खड्डे या दरारें हैं उसको जो है पहले गीला करना है, उसके बाद पॉटिंग भरना है, उसके बाद पॉटिंग को सूखना है, उसके तत्पश्चात जो है हमें उस पे जो है पेंटिंग करनी है। तो आज मैंने आपको पेंटिंग औजार एवं उपकरण तथा वॉल पेंटिंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है और आशा करता हूँ कि ये आपके भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।